सत्यश्रया और सोमेश्वर प्रथम के अधीन पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य ने नियमित रूप से चोल प्रभुत्व से खुद को मुक्त करने की कोशिश की, मुख्य रूप से वेंगी साम्राज्य में चोल प्रभाव के कारण। 4-8 पश्चिमी चालुक्यों ने चोल सम्राटों को युद्ध में शामिल करने के कई असफल प्रयास किए और 1118 और 1126 के बीच वेंगी क्षेत्रों पर एक संक्षिप्त कब्जे को छोड़कर राजकुमार विक्रमादित्य के साथ गठबंधन किया। 4-9 चोल आमतौर पर युद्ध में उन्हें हराकर और उन पर श्रद्धांजलि वसूलकर पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों पर हावी होने में कामयाब रहे। 50 विष्णुवर्धन के नेतृत्व में होयसलों द्वारा उत्तर मध्य कर्नाटक में धारवाड़ पर कब्जा करने के साथ, जहां उन्होंने अपने बेटे नरसिंह प्रथम के साथ होयसल की राजधानी द्वारसमुद्र के प्रभारी के रूप में 1149 के आसपास खुद को स्थापित किया, और कलचुरियों ने 1150-1151 के आसपास 35 वर्षों से अधिक समय तक चालुक्य राजधानी पर कब्जा किया। चालुक्य साम्राज्य पहले ही विघटित होना शुरू हो गया था। कुलोथुंगा चोल तृतीय के अधीन चोलों ने चोल सम्राट के दामाद वीरबल्लाला द्वितीय के अधीन होयसलों की सहायता करके चालुक्यों के विघटन की शुरुआत की और 1185 और 1190 के बीच सोमेश्वर चतुर्थ के साथ कई युद्धों में पश्चिमी चालुक्यों को हराया। अंतिम चालुक्य राजा के क्षेत्रों में तत्कालीन चालुक्य राजधानियां बादामी, मान्यखिता या कल्याणी भी शामिल नहीं थी। ये चालुक्य शक्ति का अंतिम विघटन था। हालांकि चालुक्य 1135-1140 की अवधि के लिए केवल नामात्र के लिए ही अस्तित्व में थे, लेकिन चोल 1215 तक स्थिर रहे और फिर पांड्यन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिए गए और 1279 तक अस्तित्व में नहीं रहे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरी ओर 1185 से 1280 तक पांड्य राजवंश चोलों का कट्टर विरोधी बन गया और अपने पारंपरिक क्षेत्रों की स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार इस अवधि में चोलों और पांड्यों के बीच लगातार युद्ध हुए। इसके अलावा चोल नियमित रूप से कलिंग के पूर्वी गंगों से लड़ते थे। इसके अलावा चोल के संरक्षण में वेंगी काफी हद तक स्वतंत्र रहा। चोलों ने अपने सामंतों, वेलनाटी और नेल्लौर के तेलुगु चोलों आदि के साथ पूरे पूर्वी तट पर भी अपना प्रभुत्व जमाया। इन सामंतों ने हमेशा चालुक्यों के खिलाफ चोलों के सफल अभियानों में उनकी सहायता की और कन्नड़ राज्यों पर कर लगाया। इसके अलावा चोलों ने लगातार श्रीलंका के रोहाना राज्य के सिंगल राजाओं से युद्ध किया। ऐसे ही एक उदाहरण में चोल राजा राजाधिराज चोल द्वितीय अपने पारंपरिक सहयोगी 5 पांड्य राजकुमारों के संघ की सहायता से सिंगली को हराने में सक्षम थे और चोल शासन के अधीन राजराज का नियंत्रण बनाए रखा। उनके उत्तराधिकारी अंतिम महान चोल सम्राट कुलोत्तुंग चोल III ने श्रीलंका और मदुरै के राजराज क्षेत्र में और अधिक विद्रोहों और गड़बड़ियों को दबाकर चोल क्षेत्रों की पकड़ को मजबूत किया। उन्होंने होयसल सेनापतियों को भी हराया, जिन्होंने करूबुर में वीरबलाल द्वितीय के अधीन लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने तमिल देश, पूर्वी गंगावली, द्रक्षरामा, वेंगी और कलिंग में पारंपरिक क्षेत्रों पर भी कब्जा जारी रखा। हालांकि वीरबलाल द्वितीय को हराने के बाद कुलोत्तुंग चोल III ने चोल राजकुमारी से बलाल की शादी के माध्यम से उनके साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। राजराजा चोल आए और उनके उत्तराधिकारियों राजेंद्र चोल आए, वीरराजेंद्र चोल और कुलोथुंगा चोल आए के शासनकाल के दौरान चोल सेनाओं ने 11वीं शताब्दी में श्रीविजय साम्राज्य के श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिणी थाईलैंड 55 पर आक्रमण किया। राजराजा चोलाई ने कई नौसैनिक अभियान चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका, मालदीव और मालाबार तट पर कब्जा हो गया। 1025 में राजेंद्र चोल ने श्रीविजय के बंदरगाहों और पेगु के बर्मी राज्य के खिलाफ नौसैनिक छापे मारे। 57 एक चोल शिलालेख में कहा गया है कि उसने 14 स्थानों पर कब्जा किया या लूटपाट की, जिनकी पहचान पालमबान, ताम्बरालिंगा और केदाह के साथ की गई है। 58-59 चोल आक्रमण अंततः श्रीविजय पर प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि आक्रमण छोटा था और इसका उद्देश्य केवल श्रीविजय की संपत्ति को लूटना था। हालांकि इस आक्रमण ने श्रीविजय के आधिपत्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और क्षेत्रीय राज्यों के गठन को सक्षम किया। हालांकि आक्रमण के बाद चोलन का सीधा कब्जा नहीं हुआ और भौगोलिक रूप से क्षेत्र अपरिवर्तित रहा, लेकिन व्यापार में इसके बहुत बड़े